नमस्कार साथियों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस मंच पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बच्चों, जो है तो आज हम लोग कला और संस्कृति का लेक्चर नंबर 3 किस टॉपिक पे करने जा रहे हैं भाई? तो दैट इज द वेरियस सोर्सेस ऑफ एंशिएंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री। In this segment earlier we had completed the literary sources। कल बच्चों हम लोगों ने साहित्यिक स्रोत कर लिया था। अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग पुरातात्विक स्रोत करेंगे। तो कल मैंने नोट्स भी आप लोग का बनवा दिया था। अच्छा, 4:15 से ही बेटा क्यों वेट कर रहे थे? क्लास तो शेड्यूल हो गया था। स्टूडियो का इतना चिंता क्यों कर रहे हैं? पीडब्ल्यू है बेटा, कोई छोटा मोटा संस्थान तो है नहीं। बहुत सारे स्टूडियो हैं, उसमें हम लोगों का लगता रहता है। हाँ, ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं जो है आप सभी छात्रों को, जो है ईद की बहुत सारी मुबारकबाद। मैं बिल्कुल बेहतर हूं भाई रश्मि। चलिए, तो बड़ी संख्या में आप लोगों का अभिवादन मुझे दिख रहा है। आप सभी प्यारे छात्रों के अभिवादन को स्वीकार करते हुए फटाफट हम लोग जो है आज के क्लास लेक्चर को कैरी ऑन किया जाएगा। तो एक बार थोड़ा सा ग्लिम्स ले लेते हैं कि कल हम लोगों ने क्या किया था। तो कल हम लोगों ने प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत पार्ट 2 किया गया था। और इसमें हम लोगों ने किसे देखा था? इसमें हम लोगों ने साहित्यिक स्रोत देखा था। तो साहित्यिक स्रोत जो हम लोगों ने देखा था, उसमें सारे पहलुओं को हम लोगों ने, देसी साहित्य क्या है, विदेशी साहित्य क्या है, देसी में धार्मिक साहित्य क्या है, लौकिक साहित्य क्या है, देन आफ्टर जो है उसके आगे के जो कैटेगराइजेशन रहते हैं, धार्मिक में ब्राह्मण साहित्य है, बौद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है, उसे देखा गया था। फिर विदेशी साहित्य को हम लोगों ने यूनानी साहित्य, चीनी साहित्य, अरबी और फारसी साहित्य के तहत देखा गया था। तो ये सारा पहलू हो चुका था, नोट्स भी हो चुका था। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए साहित्यिक स्रोत पे, फिर हम लोग आज के क्लास को आगे कैरी ऑन कर दिया जाए भाई। साहित्यिक स्रोत, चूंकि आप लोग को पता है कला और संस्कृति मेंस का भी मुद्दा है, इसलिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ प्रैक्टिस आप लोग को करते रहना है। तो कुछ प्रश्न लिख लीजिए। पहला प्रश्न है, लिखिए। मेंस का बेटा पहला प्रश्न है, लिखिए। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में साहित्यिक स्रोतों के महत्व पर, साहित्यिक स्रोतों के महत्व पर सविस्तार चर्चा करें। सविस्तार चर्चा करें। अगला प्रश्न है, क्लास का बेटा कुछ ऐसा नहीं है, क्लास बस केवल आज टाइमिंग चेंज हुआ है। हम लोग भी बेटा मानव हैं,
कुछ पारिवारिक ऐसी जरूरतें होती हैं, कुछ ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं जिसे नहीं टाला जा सकता है। तो बस केवल आज के लिए आप लोगों का क्लास टाइमिंग पे कुछ अपरिहार्य ऐसे कारण थे जिन्हें टाला नहीं जा सकता था, तो उसे मैंने थोड़ा सा डिले कर दिया है केवल आज के लिए, ठीक है। तो उस पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला लिखिए, दूसरा प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में साहित्यिक स्रोत की अपनी कुछ सीमाएं हैं। साहित्यिक स्रोत की अपनी कुछ सीमाएं हैं, विशेषकर विदेशी साहित्य के संदर्भ में इस कथन पर एक विश्लेषणात्मक परिचर्चा रखें। इस कथन पर एक विश्लेषणात्मक परिचर्चा रखें। अगला बच्चों प्रश्न है, यूनानी साहित्य पर एक लघु निबंध लिखें। यूनानी साहित्य पर एक लघु निबंध लिखें। अगला प्रश्न है, फाहयान, यूनानी साहित्य पर एक लघु निबंध लिखें। अगला प्रश्न है, फाहयान तथा वेन सॉन्ग के यात्रा विवरण के, फाहयान तथा वेन सॉन्ग के यात्रा विवरण के तुलनात्मक पक्षों पर सविस्तार चर्चा कीजिए। तुलनात्मक पक्षों पर सविस्तार चर्चा कीजिए। अगला है, प्राचीन, यह अंतिम प्रश्न है आज का, प्राचीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में, प्राचीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में विदेशी साहित्य का मूल्यांकन कीजिए। प्राचीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में विदेशी साहित्य के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है भाई प्रेम जी, मुझे आपका अभिवादन दिख गया है, बार बार आप अभिवादन कर रहे हैं। आपका बेटा अभिवादन स्वीकार है। सबका एक एक लोग का नाम लेके तो कहना नहीं पड़ेगा, तो एक ही बार में शुरू में ही मैं बोल देता हूं। तो अभिवादन को बार बार आप लोग अपने जो भी ग्रेटिट्यूड है, जो भी एक्सप्रेशन है, इमोशन है, उसको बार बार नहीं प्रेषित करें। एक बार आप कर देते हैं बच्चों, वो संज्ञान में आ जाता है। चलिए जो है, अब हम लोग कहां पे बढ़ते हैं, तो आज का हम लोग का मुद्दा है प्राचीन भारत का या प्राचीन भारत के संदर्भ में पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस रिगार्डिंग द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। अब यहां पे मध्यकाल क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मध्यकाल में भारत में कागज आ गया था। जब कागज आ गया तो किताबों पर ही बहुत ज्यादा प्रेषण हो गया। मध्यकाल 1800 साल पहले की बात है, तो जमाना थोड़ा सा नवीनतम आ गया था। तो मध्यकाल के संदर्भ में पुरातात्विक स्रोतों की भूमिका सीमित हो जाती है।
अब बच्चों मुद्दे की बात क्या है कि पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस जो हैं किसे कहते हैं? पुरातात्विक स्रोत को आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कहते हैं। तो जो भी जमीन की खुदाई से भौतिक अवशेषों की प्राप्ति होती है उसे पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। Whatsoever the remains which has been traced by the excavation, that is called the archaeological sources। मीन्स कि पुरातात्विक स्रोत वो स्रोत हैं जो जमीन की खुदाई से मिले हुए हैं। अब बच्चों कल आप लोगों ने क्या देखा था? साहित्यिक स्रोत की कमियां देखी थी। साहित्यिक स्रोत की जो कमी थी उस कमी के अंतर्गत आपने क्या देखा था कि संपूर्ण मानव इतिहास के मात्र 1% हिस्से पर साहित्यिक स्रोत प्रकाश डालते हैं। सबसे प्राचीनतम साहित्यिक स्रोत भाई वैदिक साहित्य है। उसके पहले हड़प्पा सभ्यता है, उसके पहले ताम्रपाषाण काल है, उसके पहले नवपाषाण काल है, उसके पहले मध्यपाषाण काल है, उसके पहले पुरापाषाण काल है। तो उसका इतिहास कैसे जाने जब कुछ लिखा ही नहीं गया है, साहित्य है ही नहीं, तो कैसे जाने? तो इसलिए क्या हो जाता है, इसलिए जो है पुरातात्विक स्रोत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात है कि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण आते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत बेटा सबसे पहले जो है अभिलेख आएगा। अभिलेख आएगा, फिर क्या आएगा? फिर जो है सिक्के आएंगे। अभिलेख हैं, सिक्के हैं, फिर जो है भवन अवशेष हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं। अभिलेखों के बारे में आपने प्राचीन काल में सुना ही था। फिर सिक्के हैं, भवन अवशेष हैं, मृदभांड हैं, और फाइनली क्या है? और फाइनली जो है मुहरे हैं। तो इतने सारे, जैसे साहित्य को हम लोगों ने धार्मिक, गैर धार्मिक या देसी विदेशी, धार्मिक, गैर धार्मिक, ऐसे ऐसे बांटे थे, वैसे पुरातात्विक स्रोत को इस संदर्भ में बांटा जाता है। अब एक एक करके हम लोग देखना शुरू करेंगे। आइए शुरू करते हैं अभिलेख से। अभिलेख, इसे इंग्लिश में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शन कहते हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख, सब जितना पॉइंट बताऊंगा सब प्रश्न पूछा गया, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना है। सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है भाई? तो सबसे प्राचीन अभिलेख भारत से बाहर एशिया माइनर के समीप
एशिया माइनर के समीप बोगोसगोई से मिला है। बोगोसगोई से मिला है। इसे बोगोसगोई अभिलेख कहते हैं। The earliest inscription related to the Indian history, it has been traced outside of Indian territory, nearby the region of Asia Minor, that is the बोगोसगोई inscription. अब ये बोगोसगोई कहां पे है? एशिया माइनर। एशिया माइनर कहां पे है? टर्की का नाम सुने हैं, तुर्की का नाम सुने हैं, तुर्की के समीप है। तो हमारे काम का क्या है भाई? प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं। तो अगर एशिया माइनर से कोई अभिलेख मिल रहा है, बोगोसगोई अभिलेख है, हमारे काम का क्या है? तो इसमें ये कई बार प्रश्न पूछा है, बोगोसगोई अभिलेख में क्या मिलता है? यहां पर इस अभिलेख में 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है। ये 4 वैदिक देवता कौन है भाई? तो ये 4, यही वाला प्रश्न पूछा है। प्रश्न वो थोड़ा सा डीप में जाके पूछते हैं, तो थोड़ा सा एक स्टेप गहराई में आपको उतरना पड़ेगा। कौन से 4 वैदिक देवता हैं? इंद्र हैं, मित्र हैं, नासत्य हैं और वरुण हैं। तो प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से किन देवताओं के संदर्भ में बोगोसगोई अभिलेख में चर्चा मिलता है? तो इंद्र हैं, मित्र हैं, नासत्य हैं और वरुण हैं। रट्टा मार जाइएगा। अब बच्चों अगला प्रश्न क्या बनता है? बोगोसगोई अभिलेख सबसे प्राचीन अभिलेख है। अब गीता जी देखिए बेटा ना, जमाना बीत गया, मॉडर्न हिस्ट्री खत्म किए हुए, और आप अगर चाहती हैं कि उस प्रश्न पे अभी चर्चा किया जाए तो संभव नहीं है बेटा ना। आप कितने हजारों की संख्या में आप लोग हैं, कमेंट से ही अंदाजा, 2 घंटे के कमेंट में अंदाजा लग जाता होगा। आपसे कई गुना छात्र जो हैं वो रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं। आपने बेटा जो प्रश्न पूछा है, आप मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियो को ध्यान से देखिए, या कुछ छात्र ही होंगे अगर मैं उनसे ये प्रश्न पूछूं तो वो बता सकते हैं। जब महात्मा गांधी भगत सिंह को फांसी की सजा से बचा सकते थे तो उन्होंने क्यों नहीं बचाया? बहुत आसान सा प्रश्न है, आप उस वीडियो में जाके देखिएगा, वहां पे मैंने चर्चा किया हुआ है। आइए जो है, अभी मुद्दा क्या है भाई? अभी मुद्दा अभिलेख का है। सबसे पुराना अभिलेख भारत से बाहर का मिला है। अब भारत में कौन सा अभिलेख है? तो भारत की भूमि पर, भारत की भूमि पर सबसे प्राचीन अभिलेख ईरानी शासक डेरियस का मिलता है। डेरियस का मिलता है। जो ईरानी शासक डेरियस हैं, जिन्होंने 516 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, वो 516 ईस्वी में
ऐसा है बेटा ना कि अपना अपना वाला ज्ञान मत देना शुरू कर दीजिए। चलिए अच्छा ना, 2 मिनट सब्र कर लीजिए। एक बच्ची है, उनका प्रश्न है, उस प्रश्न का आंसर दे ही दे रहा हूं। गांधी जी ने भगत सिंह को बचा सकते थे, इसलिए नहीं बचाया कि राहें अलग थीं, रास्ते अलग थे। गांधी जी को भगत सिंह की देशभक्ति पर, गांधी जी को भगत सिंह के त्याग पर, गांधी जी को भगत सिंह के जो है देश की स्वतंत्रता के प्रति भावना पर नाज था। रास्ते अलग थे। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, भगत सिंह हिंसा का मार्ग चुने हुए थे। तो एक लाइन में गांधी जी का जो वो था कि हिंसा के मार्ग पर जो भी चलेगा उससे हमारा कोई वास्ता, उससे हमारा कोई रास्ता नहीं है। बस बेटा इतनी सी बात है। अब कला और संस्कृति में हम लोग आधुनिक भारत नहीं पढ़ेंगे। आइए जो है मुद्दे की बात है। ईरानी शासक डेरियस का भारत की भूमि पे सबसे प्राचीन अभिलेख था। कौन से इनके अभिलेख हैं? तो इनके अभिलेख जो हैं, नक्शे रुस्तम है, नक्शे रुस्तम है, पर्सीपोलिस है, पर्सीपोलिस है, और कौन सा अभिलेख है भाई? तो और जो है बेहिस्तून अभिलेख है। बेहिस्तून जो है, नक्शे रुस्तम, पर्सीपोलिस और बेहिस्तून, ये भारत में ईरानी शासक का सबसे प्राचीन अभिलेख मिलता है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला मुद्दा क्या है? तो अगला मुद्दा है कि भारत में किसी भारतीय शासक का सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है? तो भारत में मौर्य वंश के शासकों का सबसे पुराना अभिलेख है। सबसे पुराना अभिलेख है। दो अभिलेख है, दो अभिलेख है। कौन सा? तो महास्थान और सहगौरा है। महास्थान कहां पे है भाई? महास्थान बंगाल में है। शाहगौरा कहां पे है? तो शाहगौरा जो है ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। ये दो अभिलेख किसका अनुमान किया जाता है? तो ऐसा माना जाता है कि ये दोनों अभिलेख किसके हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। ये क्या किया जाता है? ये अनुमान किया जाता है। इट इज अज्यूम्ड दैट। इस पे इतिहासकारों में एक मतता नहीं है। हाँ बेटा, जो पढ़ा रहा हूं ये आप अधिकांश पढ़ चुके हैं। एक जगह पे आपका रिवीजन हो रहा है। और कला और संस्कृति कुछ इतिहास की अलग धारा नहीं है, वही पहलू है। बीच बीच में कुछ न कुछ आपको नया मिलता रहेगा। चलिए प्रकाश, मुझे आपका मैसेज बेटा दिख गया है। बस अब धैर्य रखना है बेटा।
तो आइए जो है इन दोनों अभिलेखों की विषय वस्तु क्या है। तो आपातकाल में खाद्य सुरक्षा, ये इनका विषय वस्तु है। आपातकाल में खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा मीन्स की क्या है, अन्नागार का प्रावधान है, अन्नागार का प्रावधान है। तो ये जो है इनकी मुख्य विषय वस्तु रहता है। अब अगला क्या है, अगला जो है मौर्य वंश है। मौर्य वंश में जो है सम्राट अशोक के अभिलेख हैं। सम्राट अशोक के अभिलेख हैं। इनके बारे में आप लोगों को पता है, आप लोग पहले ही कर चुके हैं। इनके अभिलेख को 3 भागों में बांटा जाता है। शिलालेख है, स्तंभ लेख है और गुहा लेख है, और गुहा लेख है। शिलालेख क्या है भाई? शिलालेख जो है 2 प्रकार से हैं। एक बृहद शिलालेख है, दूसरा लघु शिलालेख है। कुछ वही हाल जो रहता है स्तंभ लेख का रहता है। बृहद स्तंभ लेख है, लघु स्तंभ लेख है। सम्राट अशोक के कुल अभिलेख कितने हैं? तो इनके कुल जो हैं लगभग 200 अभिलेख हैं। 200 अभिलेख हैं। इसमें पहले भी अगर आप लोग को याद आ रहा हो तो हम लोगों ने चर्चा किया था कि बृहद जो शिलालेख हैं ये कुल कितने हैं? ये कुल 14 हैं। जो बृहद स्तंभ लेख हैं ये कुल कितने हैं? तो ये टोटल जो हैं 7 हैं। गुहा लेख में कौन है भाई? गुहा लेख में कर्ण चौपड़ है, विश्व झोपड़ी है। कर्ण चौपड़, विश्व झोपड़ी और जो है लोमस ऋषि तथा सुदामा गुहा अभिलेख हैं। सुदामा गुहा लेख हैं। गुहा लेख कहां से मिला हुआ है? तो गुहा लेख जो है बिहार के गया जिले के बराबर पहाड़ी से मिला है। बराबर पहाड़ी से मिला है। बाकी आगे भी आप लोग पढ़ ही चुके हैं भाई। इन सब लेख की भाषा क्या है? तो भाषा जो है प्राकृत है। लिपि कौन सा है? तो लिपि कई सारा है। लिपि में ब्राह्मी लिपि है, लिपि में खरोष्ठी लिपि है, लिपि में ग्रीक है और आरमाइक है। आरमाइक लिपि है। इसके अलावा 2016 में प्रश्न पूछा गया है, इस लिपि को किसने पढ़ा था? तो 1837 ईस्वी में। नाम क्या है? जेम्स प्रिंसेप हैं। जेम्स प्रिंसेप ने
इसका उद्वाचन किया था। उद्वाचन मीन्स की डिसाइफर किया था। द अशोकन इंस्क्रिप्शन इट वॉज डिसाइफर्ड बाय द जेम्स प्रिंसेप इन द पर्टिकुलर ईयर ऑफ 1836। और भी कुछ बातें मैंने बताई थी। इनका कौन सा अभिलेख है भाई? तो इनका जो है मास्की है, गुर्जरा है, उद्गोलन है, निट्टूर है। इन अभिलेखों पे क्या नाम मिलता है? इन अभिलेखों पे नाम जो है अशोक मिलता है। बाकी अभिलेखों पर इनकी उपाधि क्या मिलती है? तो इनकी उपाधि देवानाम पियदसी की उपाधि मिलती है। देवानाम पियदसी की उपाधि मिलती है। चलिए बच्चों जो है तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से आज थोड़ा सुकून की सांस ले सकते हैं कि नई चीजें बहुत कम मिल रही है, वही चीजें मिल रही है जो आप प्राचीन भारत में पहले से पढ़ चुके हैं। सुकून इस बात का होना चाहिए कि उन सारी चीजों को एक रिवीजन मोड में आप लोग लेते रहिए, सब रिकॉल करते चलिए। आगे बढ़ते हैं भाई। अब कहां पर आते हैं? अब बढ़ते हैं मौर्योत्तर कालीन अभिलेख। मौर्योत्तर कालीन अभिलेख में 3 प्रमुख हो जाते हैं। कौन 3 प्रमुख हैं? तो इस जो 3 प्रमुख हैं उसमें रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। जरा बताइए तो भाई, जरा देखूं आप लोगों की मानसिक क्षमता को। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख कब लिखा गया था? कोई अगर 1-2 बच्चा भी बता देगा तो मुझे बड़ा सुकून मिलेगा कि कोई तो है जिसे चीजें याद हैं। बच्चों जरा इसी बहाने आप लोग को थोड़ा झकझोरूं जो है, मैं लिख रहा हूं, मैं एक रस में बोल रहा हूं। मोबाइल के सामने आपका भी दिमाग दुनिया की सैर पर निकल गया होगा, तो थोड़ा दिमाग पे जोर डालने का अवसर दे रहा हूं। और अरे वाह भाई, क्या नाम है इनका? हरजीत सिंह है। हरजीत, और बाकी सब उल्टा बता रहे हैं। बेटा ये भानुगुप्त का एरण अभिलेख नहीं है कि एकदम शुरू वाले जो 10-5 सुर पकड़ते हैं, पीछे वाले उसी सुर में एकदम लगातार वही आ रहा है। 5-10 जो किए हैं, अब जो बाद वाले हैं उनको लगता है यही वाला सही होगा, सबसे पहले यही किया है, बस खटाखट खटाखट खटाखट। सीलू हैं भाई, निकिता हैं, विकास हैं, साक्षी हैं, नेहा है। चलिए बेटा, आप लोगों के सही उत्तर हैं। तो दिस इज ऑफ द 150 AD। रुद्रदामन का जूनागढ़ जो अभिलेख है 150 ईस्वी का है। भारत का प्रथम क्या है? प्रथम जो है संस्कृत में लिखा हुआ अभिलेख है। इसके बाद कौन सा आता है? इसके बाद जो है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। हाथी गुम्फा अभिलेख है। खारवेल किस वंश के रहते हैं? चेदी वंश के रहते हैं। जब भाई चेदी वंश के रहते हैं तो इन्होंने क्या चर्चा किया है? अपने विजय अभियानों पे चर्चा किया है। साथ ही साथ
इन्होंने इस अभिलेख में कहा है कि महापद्मनंद जो नंद वंश के संस्थापक थे, भारतीय इतिहास का नंद वंश पहला जो है निम्न कुल का वंश था, उसके संस्थापक महापद्मनंद ने जैन प्रतिमा को कलिंग से लेकर पाटलिपुत्र गए थे। ये गर्व से कहते हैं कि उस प्रतिमा को कई सौ सालों के बाद मैं सफलतापूर्वक पाटलिपुत्र से फिर से कलिंग लेकर आया हूं। इससे और क्या पता चल जाता है भाई? इससे ये पता चल जाता है कि इनका व्यक्तिगत रूप से धर्म कौन सा था। इनका व्यक्तिगत रूप से धर्म जैन धर्म था। इसके पश्चात कौन सा अभिलेख आता है? तो इसके पश्चात जो है सातवाहन शासकों का सातवाहन अभिलेख है। इसमें जो है नासिक अभिलेख है। नासिक अभिलेख जो है, इससे हमें क्या पता चलता है कि सातवाहन समाज मातृसत्तात्मक समाज था। और इसके साथ साथ गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है, उनकी उपलब्धियों के बारे में चर्चा मिलता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है वेद मार्ग प्रतिष्ठापक कहते हैं, सर्वछत्रांतक कहते हैं, परशुराम द्वितीय कहते हैं अपने आप को। तो ये सारी चीजें जो हैं मौर्योत्तर कालीन अभिलेख हैं। अब कहां बढ़ते हैं भाई? तो अब जो है गुप्त कालीन अभिलेख की तरफ बढ़ते हैं। गुप्त कालीन अभिलेख की तरफ बढ़ते हैं। जो गुप्त कालीन अभिलेख है, इसमें कौन सा है? तो इसमें जो है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है। प्रयाग प्रशस्ति है। इसके अलावा कौन सा महत्वपूर्ण है भाई? तो इसके अलावा जो है चंद्र का मेहरौली अभिलेख है। इसके अलावा कौन सा है? तो इसके अलावा जो है स्कंद गुप्त का जूनागढ़ अभिलेख है। चंद्र के मेहरौली अभिलेख के साथ साथ स्कंद गुप्त का जूनागढ़ अभिलेख है। इसके बारे में भी आप लोग जान रहे हैं। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति यह सिद्ध कर देता है कि नेपोलियन उनके सामने बच्चे हैं। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों से यह सिद्ध हो जाता है कि समुद्र जो है एक दैदीप्यमान सूरज हैं। तो उनके समक्ष नेपोलियन जो हैं क्या है बेटा, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। समुद्रगुप्त अगर दैदीप्यमान सूरज हैं तो उनके सामने नेपोलियन क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए। तो समुद्रगुप्त के जो विजय अभियान है, व्हाट्सोएवर द मिलिट्री कैंपेन ऑफ द समुद्रगुप्ता, इट इज मेंशन्ड इन द प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति इट इज रिटेन बाय द हरिसेन। वाह भाई, सुमित वैस ने एकदम अलग तरीके से आंसर दिए हैं। तो ठीक है बेटा, एकदम याद है, इसका मतलब कि एकदम याद है। वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। मोमबत्ती नहीं बेटा, दिया है।
अंग्रेजों की तरह बात मत कीजिए, दिया है, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के अभिलेख का यह महत्व है कि उनके विजय अभियानों पे पता चल जाता है। हरिसेन ने लिखा था, चंपू शैली में लिखा था। चंपू शैली मीन्स की गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ था। अगला जो है चंद्र का मेहरौली अभिलेख, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टिकोण से, रसायन विज्ञान के दृष्टिकोण से, रसायन विज्ञान के दृष्टिकोण से गुप्त काल में जो विज्ञान की प्रगति है उस पर चर्चा करता है। एक ऐसा लोहा पर लेप है, रासायनिक लेप है, जो आज भी वैज्ञानिकों को विस्मृत करता है, एस्टॉनिश करता है। इसके बाद स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख है। ये भी जूनागढ़ में जो है बांध के पुनर्निर्माण और उससे सिंचाई सुविधाओं का जो विकास है उस पर चर्चा किया गया है। चलिए, अब एक गुप्तोत्तर काल का अभिलेख है, या गुप्तोत्तर काल भी कर ही लेते हैं। गुप्तोत्तर काल का कौन सा अभिलेख है भाई? गुप्तोत्तर काल गुप्त काल में एक और कर लीजिए। गुप्त काल में भानुगुप्त का एरण अभिलेख है। एरण अभिलेख है जो कब का है? आप लोग आंसर रुद्रदामन वाले में ये वाला दे रहे थे, 510 ईस्वी भानुगुप्त का है। सती प्रथा का सर्वप्रथम जो है, सती प्रथा का क्या है भाई? सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य जो है वो है, तो द फर्स्ट एपिग्राफिकल एविडेंसेस ऑफ द सती प्रैक्टिसेस विच इज मेंशन्ड इन द भानुगुप्ता एरण अभिलेख। आगे बच्चों बढ़ते हैं, गुप्तोत्तर काल है। गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन का मधुबन और बांसखेड़ा अभिलेख है। बांसखेड़ा अभिलेख है। हर्षवर्धन का मधुबन और बांसखेड़ा अभिलेख है। अगला जो है पुलकेशिन द्वितीय है। पुलकेशिन द्वितीय का जो है एरण अभिलेख है। एरण अभिलेख है। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे जो हैं गुप्तोत्तर काल के प्रमुख अभिलेख हैं। पुलकेशिन द्वितीय का एरण अभिलेख महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पता चलता है, रविकीर्ति ने इसे लिखा था, इसमें पता चलता है कि नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने सकलोत्तर पथनाथ को, सकलोत्तर पथनाथ किसकी उपाधि है? हर्षवर्धन की उपाधि है, इन्हें पराजित किया था। अभिलेख बेटा खत्म। कहीं पे कोई डाउट है तो बताइए।
मेरा बेटा फोटो लेके आप क्या करेंगे? अजीब अजीब से आप लोग कभी कभी ना एसएससी वाली हरकत करते हैं। मेरा बेटा फोटो लेके क्या करेंगे? तो यहां तक पे कोई अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं। अभिलेख बेटा समाप्त हुआ, अब सिक्कों की तरफ बढ़ा जाएगा। चलिए जो है आगे बढ़ते हैं। अगला जो मुद्दा है, अगला मुद्दा क्या है? प्राचीन भारत में सिक्का व्यवस्था। इसे मध्यकालीन तक हम लोग वो करेंगे, बल्कि कर ही लिया जाए। प्राचीन और मध्यकालीन भारत में सिक्का व्यवस्था। बड़ा ही जोर देकर के मैंने आप लोगों से कहा था, रवि कीर्ति ने लिखा था अभिनव जो है, जैसे हरिसेन ने जो है प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी, वैसे ही जो है रवि कीर्ति ने ऐहोल अभिलेख लिखा था। बट किसका शासकीय संरक्षण है? शासकीय संरक्षण जो है पुलकेशिन द्वितीय का है। तो लोक प्रचलन में उसे क्या कहते हैं? लोक प्रचलन में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति और पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल, क्योंकि ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों को ही बताया गया है ना। अभिनव, क्लियर है डाउट? आगे बढ़ते हैं भाई। एरण अभिलेख, हाँ भाई एरण अभिलेख दो है ना, एक भानुगुप्त का एरण अभिलेख। एरण है कहां पे जरा बताइए? कहां पे बेटा गलत लिख दिया बताइए? साक्षी, कहां पे बेटा? जो कंफ्यूजन था उसे मैंने खत्म किया। अभी भी कोई डाउट है तो बताइए। रवि कीर्ति ने लिखा था, अरे पुलकेशिन द्वितीय का एरण अभिलेख राजा से अभी मैंने उदाहरण दिया आप लोगों को ना, कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, उसे लिखा किसने है? उसे लिखा हरिसेन ने है। उसी तरीके से जो है, जो रवि कीर्ति हैं उन्होंने लिखा है, बट किसकी उपलब्धियां हैं? पुलकेशिन द्वितीय की हैं। अब बेटा क्या दिक्कत है? अब बताइए फिर से। रवि कीर्ति मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं? सामने कोई किताब रखे हैं तो बताइए मुझे। रवि कीर्ति मतलब क्या? रवि कीर्ति कोई राजा था क्या? अभिनव या साक्षी, जिनको भी बेटा डाउट है। अरे भाई, जूनागढ़ में रुद्रदामन का मिल सकता है, जूनागढ़ में स्कंदगुप्त का मिल सकता है, तो एरण में दो लोगों का नहीं मिल सकता है? अच्छा, सॉरी, ऐहोल अभिलेख है, सॉरी बेटा,
मुझे रवि कीर्ति, मेरा सारा दिमाग उस पे जा रहा है, मेरा सारा दिमाग रवि कीर्ति पे जा रहा है। ये ऐहोल की जगह मैंने एरण जो है वो लिख दिया है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया, बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलिए, ऐहोल अभिलेख है, सॉरी। आइए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, और प्राचीन और मध्यकालीन भारत में, बिल्कुल सही बेटा, आप लोग ध्यान आकर्षित किसी दूसरी जगह कर रहे थे, मैं जो है रवि कीर्ति पर अटका हुआ था। हाँ भाई ठीक है, आप लोगों की जीत हुई। ऐसा कभी कभी होता है, कभी कभी ना लगातार स्लिप होता है, कुछ चीजें जो है कभी कभी ऐसी होती हैं कि जो स्लिप करती हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, प्राचीन काल की जो सिक्का व्यवस्था है, तो इस सिक्का व्यवस्था में सबसे पहले वैदिक काल में निष्क, ये क्या था, स्वर्ण आभूषण है। स्वर्ण आभूषण में भी क्या है, स्वर्ण आभूषण में भी स्त्रियों के गले का हार है। सबसे पहले वैदिक काल में जो है निष्क और सतमान जो है, निष्क और सतमान, सतमान क्या है, तांबा धातु है। इन दोनों का प्रयोग किस रूप में हो रहा था, तो निष्क और सतमान का प्रयोग सिक्के के रूप में हो रहा था, सिक्के के रूप में हो रहा था। अगर आप लोगों को याद आ रहा है वैदिक काल की आर्थिक दशा, तो निष्क एंड सतमान द बोथ वेयर यूज्ड इन फॉर्म ऑफ कॉइन्स, नॉट दे वेयर नॉट द कॉइन्स, इन फॉर्म ऑफ कॉइन दे वेयर बीइंग यूज्ड। मीन्स कि ये सिक्के के रूप में प्रयोग किया जा रहा था, ये सिक्के नहीं थे, सिक्के के रूप में प्रयोग किया। अगर सोना कोई दे के कहे भाई कि कोई फला सामान दीजिए, कोई भी दुकानदार कहेगा कि भाड़ में गया पैसा रुपया जो है सोने के बदले में, तो उस समय सोना क्या हो जाएगा, सिक्के के रूप में हो जाएगा। वैसे ही हाँ, वस्तु विनिमय प्रणाली का ही प्रकार कह सकते हैं। डाउट के लिए बेटा शनिवार को हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी कांटेक्ट होना बेटा बड़ा मुश्किल है। आप लोगों को मेंटोर प्रोवाइड किए जाते हैं, मेंटोर से आप अपने डाउट रख सकते हैं। शनिवार को खुला मंच होता है डाउट का ही, तो उस पर आप हमसे रूबरू हो सकते हैं। आइए भाई, अब क्या है, अब जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से या प्राक मौर्य काल में सर्वप्रथम क्या होता है, सर्वप्रथम सिक्कों का प्रयोग शुरू हुआ। इन सिक्कों को क्या कहते थे भाई, तो इन सिक्कों को जो है, इन सिक्कों को जो है आहत सिक्के कहते थे। आहत सिक्के कहते थे। ये आहत सिक्के क्या हैं, ये आहत सिक्के पंच्ड मार्क
क्वायंस हैं। मीन्स कि धातु पर क्या किया जा रहा है, धातु पर कुछ निश्चित निशान पंच किया जा रहा है। तो कुछ निश्चित निशान पंच किया जा रहा है, तो दे वेर कॉल्ड द पंच्ड मार्क क्वायंस। चांदी के सिक्के थे, तांबे के सिक्के थे। अब आगे चलकर क्या है भाई, आगे चलकर मौर्य काल में भी यही आहत सिक्के हैं। मौर्य काल में भी यही क्या है, यही आहत सिक्के हैं। आहत सिक्के में जो चांदी के आहत सिक्के हैं, मौर्य काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था बेटा, फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चांदी के सिक्के को क्या कहते थे और तांबे के सिक्के को क्या कहते थे। अब आगे बढ़ते हैं। सिक्कों के इतिहास में जो है, कहां बारिश होने लगा, अमृता बेटा बताइए कहां पे, भारत के किस कोने में है जहां पे बारिश, वो भी कह रहे हैं कि टॉर्च से पढ़ रही हैं। अरे बाप रे बाप, कौन थे भाई जो है सड़क पर बैठ करके सड़क के लाइट में पढ़ते थे, पण कहते थे, शाबाश। तो इट वॉज द पण। अब बच्चों जरा एक प्रश्न और, ये वाला प्रश्न बताइए, मजा आ जाएगा। अगर बता देंगे ना तो दिल खुश हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो तीर्थ अधिकारी रहते हैं, केंद्रीय मंत्री रहते हैं, उनको कितना पण वार्षिक वेतन दिया जाता था। कितना पण वार्षिक वेतन दिया जाता था, कमेंट बॉक्स में बताइए। अब आगे बढ़ते हैं भाई। मौर्योत्तर काल के इतिहास पर, मौर्योत्तर काल के इतिहास पर सबसे प्रामाणिक स्रोत सिक्के ही हैं, सिक्के ही हैं। One of the most authentic are the credential sources regarding the post-modern history, that is the coins। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, तैयारी आप लोग की अच्छी है। एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, बाजी मार ले जाएंगे हिस्ट्री में बेटा, बाजी मार ले जाएंगे। 48,000 पण वार्षिक था। चलिए भाई, तो मौर्योत्तर काल में पहली बार क्या होता है, पहली बार इंडो ग्रीक जो रहते हैं, इंडो ग्रीक शासकों ने